गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, नेपाल फ्लड्स में टोटल 389 लोगों की यहाँ पर अभी तक डेथ हो गई है। एंड अभी भी बहुत सारे लोग, लगभग 900 से भी ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात रही फॉरेन नेशनल्स की, तो 500 से ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स हैं। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया है कि लगभग 290 भारतीय अभी यहाँ पे मिसिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनको लोकेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखो, नेपाल की चिंताएं आज के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट ना, नेपाल ने यहाँ पे अलर्ट और भी जारी कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर पता लगा है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से कि एक जगह के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। और अगर मान लो ये भी टूटा ना, तो बहुत ज़्यादा पानी फिर से यहाँ पर आपको इन एरियाज़ के अंदर फिर से देखने को मिलेगा, जिस वजह से और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले समय के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखो, अभी भी अगर आप एक्चुअल में सोर्सेज में जाओगे ना कि क्या रीज़न रहा, अभी भी कंप्लीट क्लैरिटी तो नहीं है इसके पीछे। पर हाँ, जो ग्लेशियर्स का पिघलना या ग्लेशियर्स के टुकड़े की वजह से यहाँ पे गिरना, वो एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें नेपाल की उतनी गलती नहीं देखने को मिल रही, पर कहीं ना कहीं हमने ना जब जब इन्वायरमेंट के साथ कहीं पर भी छेड़खानी करी है। अब कुछ रीज़न इसके पीछे चाइना का भी बताया जा रहा है कि चाइना के एरिया के अंदर भी यहाँ पे पानी यहाँ पे इकट्ठा जमा हो गया था तिब्बत वाले रीजन के अंदर। तो वो जो पानी है, ठीक है, अपना ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरना, ये कई बार केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट आगे जाके देखने को मिलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कर रखी थी, ये बात भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं हर एक देश, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई डेवलप्ड देश भी है ना, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज के टाइम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नेपाल आज के समय यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि जो ग्लेशियर लेक्स है, इसका कितना बड़ा रोल था इस डिवास्टेटिंग फ्लड के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर हमें इसके रिगार्डिंग कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ पे मिल पाएगी। फिलहाल अभी कंप्लीट क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं कही जा सकती। दोस्तों, डेट है आज की 28 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, इस रक्षाबंधन के मौके के ऊपर हमारे जितने भी बैचेज हैं, प्रहार, संकल्प, सीजन बैच, ठीक है, आपके ऑप्शनल बैच, सी सेट बैच, ये सारे बैचेस बहुत ही कम दाम के ऊपर आपको आज के समय देखने को मिलेंगे। तो इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है कार्बोसुल्फान के बारे में। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, ये एक प्रकार का क्या है, ये है एक प्रकार का पेस्टिसाइड। ठीक है। अब ये पेस्टिसाइड ना, देखो, पेस्टिसाइड का काम तो चलो यही होता है कि पेस्ट को मारता है, पर ये थोड़ा सा नुकसानदेह, बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी पैडी की फसल है, कॉटन की फसल है, या कोई और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो वहां पर आप इसका छिड़काव तो कर देते हो, जैसे किसान यहाँ पे कर रहा है। इससे पेस्ट तो मर जाते हैं, पर कुछ दिक्कतें और आती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है विद रिगार्ड्स टू एसिटाइल क्लोलाइन, ठीक है, स्टेरेस। ये बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम। ठीक है। अब अगर आप कार्बोसुल्फान का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो एंजाइम है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। अब मतलब ब्लॉक होने का मतलब ये पोर्शन रिमूव नहीं होगा। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो एसिटोकोलाइन है ना, ये एक प्रकार से वहां से रिमूव नहीं हो रहा, इकट्ठा होता रहेगा, जमा होता रहेगा। अब इसके इकट्ठा होने की वजह से, इसके जमा होने की वजह से दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि आगे जाके ये फसलों के साथ भी यहाँ पे कंबाइन होगा। ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली जब ये इंसानों तक पहुंचेगा ना, तो इंसानों की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये ह्यूमन हेल्थ इंसान ने यहाँ पे पहुंचा, तो उस केस में इंसान के दिमाग के काम करने का शक्ति जो होती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी अगर ये पानी तक पहुंचा और आगे फिशेस तक पहुंचा, तो उनको भी खतरा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना। बर्ड्स, पॉलिनेटर, इन सब के ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है। और ये दरअसल में टूटता है कार्बोफ्यूरॉन के अंदर, जो कि एक प्रकार का टॉक्सिक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो पानी के लिए, मिट्टी के लिए उसको यहाँ पे कंटेमिनेट करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कार्बोसुल्फान है ना, ये सिस्टमिक भी है और कंटैक्ट एक्टिविटी भी करता है। कहने का मतलब देखो, एक होता है कंटैक्ट एक्टिविटी,
जैसे मान लो पेस्टिसाइड है, ठीक है, जैसे ही पेस्ट के कांटेक्ट में आया तो अकॉर्डिंगली उसने यहाँ पे इसको मार दिया, वो होती है कंटेक्ट एक्टिविटी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ना सिस्टमिक एक्टिविटी, इसमें पता क्या होता है, जो पेस्टिसाइड है ना वो प्लांट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड चला गया, अगर कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो प्लांट उसके लिए टॉक्सिक बन जाएगा। समझे इस बात को? तो पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर ही चला जाता है, इंसेक्ट उसके ऊपर फीड करता है, तो केमिकल कंज्यूम करने की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इसमें दोनों तरह की क्षमताएं होती हैं, कंटेक्ट वाली भी और सिस्टमिक भी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब जब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने यहाँ पे प्रपोज ये किया है कि इसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए देश भर के अंदर। सुनना बहुत ध्यान से, अभी बैन लगा नहीं है, ये इनके द्वारा एक प्रपोजल है, क्योंकि इंसानों के लिए, बाकी और ऑर्गेनिज्म के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहती है कि बैन लगा दिया जाए। तो हमारे देश में इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इन इंसेक्टिसाइड्स की रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे काम करता है। तो हमने जनवरी के अंदर एक कमेटी बनाई थी, उसने अभी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करी है, तो रिपोर्ट में क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो सेक्शन 5 ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है इसको बैन करने के लिए। तो अगर ऐसा बैन हो जाता है तो उस केस में इसका इंपोर्ट, इसका मैन्युफैक्चर, इसका सेल, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, इन सब के ऊपर यहाँ पे बैन लग जाएगा। फिलहाल लगा नहीं है, पर ऐसा प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ बातें कार्बोसल्फान के बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक ना, दरअसल में हमें इंडिया जापान के बीच जो कॉपरेशन बढ़ रही है उसके बारे में पढ़ना है, पर उसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ना अपनी स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखो इस साल ना स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमारी सरकार ने बदलाव किया है। पॉइंट पता क्या है, हमारी देश ने ना 2 कैटेगरीज बना दी हैं स्टार्टअप्स की, ठीक है। अब एक होते हैं नॉर्मल स्टार्टअप्स और दूसरे हैं आपके डीप टेक स्टार्टअप्स। अब अगर नॉर्मल स्टार्टअप है ना तो उस केस में पता क्या होगा, उस केस में इसको मेजर 2 क्राइटेरिया ध्यान रखने होंगे। पहला तो ये है कि इसका जो टर्नओवर होना चाहिए ना वो 200 करोड़ से कम होना चाहिए इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। एंड प्लस एट द सेम टाइम उसकी जो एज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। तो लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन 200 करोड़ टर्नओवर, तो उसको हम स्टार्टअप कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे डीप टेक स्टार्टअप्स। डीप टेक स्टार्टअप वो होते हैं जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आज के टाइम के ऊपर एआई वगैरह हो गया है ना। तो इनके लिए हमने कुछ स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि इनके लिए जो टर्नओवर लिमिट रहेगी वो होगी अप टू 300 करोड़, और इनके लिए जो एज रहेगी वो होगी 20 साल, लेस देन 20 ईयर्स। तो ये जो नया स्टेप था 2 प्रकार से इनको कैटेगराइज करने का, ये इसी बार किया गया, और इनके जो नंबर्स थे वो भी इसी साल ही यहाँ पे चेंज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पहले 10 साल की लिमिट हुआ करती थी, अभी भी जनरल एज लिमिट वही है, पर डीप टेक के लिए हमें यहाँ पे एक अलग लिमिट हमने 20 साल की यहाँ पे बना दी है। इस बार और भी चेंजेस हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मल्टी स्टेट या स्टेट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो भी अपने आप को यहाँ पे स्टार्टअप्स यहाँ पे बन सकती हैं। पहले केवल और केवल प्राइवेट संस्थान ही एलिजिबल थे एक प्रकार से स्टार्टअप बनने के। तो जो हमने यहाँ पे डीप टेक के लिए काम किया है ना, कि अलग से क्राइटेरिया बनाया है, उसका पर्पस यही है कि इनको लंबे समय तक यहाँ पे कैपिटल मिलता रहे, इनोवेशन के अंदर यहाँ पे दिक्कत ना आए। और आप लोग जानते होंगे कि हम अपने स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे 100% टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे इनको मिलती है, प्रॉफिट्स ऑफ फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से। आपको पता ही होगा जो स्टार्टअप इंडिया हमारा मिशन है ना, उसी के माध्यम से हम ये चीज़ करते हैं। बाकी इनको यहाँ पे रेगुलेशन रिलीफ मिलता है एक प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल इनको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होता है। बाकी इसके अलावा और स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, जेन एक्सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, तो इस प्रकार बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग यहाँ पे चलती हैं। अभी पता क्या हुआ है, भारत और जापान के बीच में स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको पता है कि भारत ने ना दरअसल में पिछले 10 साल में लगभग 2.5 लाख स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश किए हैं। 2014 की अगर मैं बात करूँ ना, तो 2014 में हमारे जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे वो 1000 से भी कम थे, लेकिन आज के टाइम ये नंबर 2.5 लाख को यहाँ पे लगभग क्रॉस कर रहा है। तो क्लियरली बहुत तेजी से हमने यहाँ पे स्टार्टअप्स में काम किया है। प्लस एट द सेम टाइम $1 बिलियन फंड ऑफ फंड्स हमने यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया है, जो कि फोकस्ड होगा डीप टेक एंटरप्राइजेस के ऊपर। और यहाँ पर ना जापान के इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
तो एक प्रकार से दोनों देश काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। फिर इंडिया जापान पिचिंग सीरीज़ ने 65 भारतीय स्टार्टअप्स को 100 जापानीज़ कॉर्पोरेशन कंपनीज़ के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है, जिससे कहीं न कहीं टाई अप्स हुए हैं बहुत सारे। तो एआई में कैसे मिलकर काम किया जा सकता है, सेमीकंडक्टर्स में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो डीप टेक में भी काम हो रहा है, ठीक है ना? टू वे इनोवेशन ब्रिज, हमारी यूनिवर्सिटीज़, इन सबको भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में दोनों देश यहाँ पे साथ में आ रहे हैं एंड इस प्रकार से आपस में इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोनों देशों ने एमएसएमईज़ में, डीप टेक में, स्टार्टअप में, इनोवेशन में एक प्रकार से कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल जाएगी। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम ना हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनकी यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को। तो 2012 से हम हर साल इस प्रकार से 29 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है ना, वो है खेलेगा भारत, जीतेगा भारत। और इस प्रकार स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करके हम एक तरह से लोगों के अंदर फिट रहने का एक प्रकार से मंत्र जो है यहाँ पे देते हैं, और जिन स्पोर्ट्स पर्सन ने बहुत ही शानदार काम किया होता है, हम उनको भी यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। अब इस बार पता क्या है, इस बार अगर मैं बात करूं तो खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ये इस बार हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि युवाओं में, एथलीट्स में हम अपने आइडियाज़ अपने यहाँ पे डिस्कस करें। हमारा आने वाले टाइम के अंदर जैसे 2036 ओलंपिक्स जो होगा, ठीक है, उसके लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करें। हमारी ना एक देश में एक बात चलती है, दैट इज कैच देम यंग, यानी कि जब बच्चा है, कोई बच्चा या फिर कम एज का बंदा है, उसी को ही, उसी के ना टैलेंट को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको निखारने की कोशिश करें, ताकि आगे जाके ओलंपिक्स वैसे अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्म कर पाएँ। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों का फोकस यही होता है कि युवाओं को और ज़्यादा लेकर आया जा पाए, फ्यूचर रेडी यहाँ पे हमारे पास स्किल्स हों, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करके ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारे सामने यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इन साउथ सुडान। अब साउथ सुडान आप सबको पता है कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर, राइट? आपको पता होगा कि जो साउथ सुडान है ना, वो दरअसल में इंडिपेंडेंस उसको मिली थी कहाँ से, सूडान से, 2011 में। पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कभी कोई खास यहाँ पे स्टेबिलिटी रह नहीं पाई। आज के टाइम भी सूडान की हालत ख़राब है, वैसे साउथ सूडान के भी आपको सिमिलरली देखने को यहाँ पे मिलेगा कि सिचुएशन यहाँ पे ख़राब ही है। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पे इस प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो ऐसे केस में रोल आ जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस का, राइट? ये क्या होता है, देखो एक्चुअली पता क्या है, इनको बोला गया था है इन फोर्सेस को कि आपको किसी एरिया के अंदर यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की ना खुद की अपने आप में कोई परमानेंट इस प्रकार से आर्मी तो नहीं होती। तो कैसे इनके पास आर्मी आती है, देखो अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज होती हैं ना, उन्हीं देशों की मिलिट्री, पुलिस या फिर सिविलियन पर्सनल जो होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा आता है, और वही कहलाते हैं क्या, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर शांति को एस्टैब्लिश करना है, तो इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ना आप देख भी पाओगे, इन्होंने यहाँ पे ब्लू हेलमेट पहने हुए हैं, तो इनको हम लोग ना ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। जैसे मान लो किसी जगह के ऊपर कुछ सीज फायर को मेंटेन करना हो, ठीक है, सिविलियंस को, आम जनता को प्रोटेक्ट करना हो, वो सारे काम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये फोर्स का इस्तेमाल, मतलब अपने जो आर्म्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल यहाँ पे अलाउड है, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मैंडेट दिया उसके लिए बिल्कुल अलाउड है, पर वैसे ही आमतौर पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्चुअली ना कहाँ पर ये होना चाहिए पीस कीपिंग ऑपरेशन, वो सारा सैंक्शन, मतलब सारा चीज़ें वो कंट्रोल करना, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही दरअसल में उसको ऑथराइज करता है। अब आज के टाइम पता क्या हुआ है, आपको नोटिस करने को मिला कि इससे जो साउथ सूडान के अंदर मिशन चल रहा है ना यूएन का, जो 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, साउथ सूडान के अंदर, अब इसमें भी वही सब चीज़ें थी कि हम ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ध्यान देंगे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं साउथ सूडान के अंदर भी। पर उसमें यहाँ पे इन पीस कीपर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ, जिसमें 2 यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को यहाँ पे मार दिया गया और 7 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं। अब भारत ने इस चीज़ को बहुत हैविली कंडेम किया है। आप सबको पता होगा कि जब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो भारत दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स एंड पुलिस पर्सनल का इन यूएस पीस कीपिंग
मिशंस के लिए। भारत ने वुमेन पीस कीपर्स भी भेजे, मेडिकल यूनिट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, मिलिट्री ट्रूप्स, ये सब भारत ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कुछ बातें आपको साउथ सुडान यूएन पीस कीपर्स के बारे में पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है स्म्यू रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आप यहाँ पे लोकेशन देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ असम स्टेट की, राइट। और यहाँ पर आपको लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि सर ये तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास में ही है। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट ना काजीरंगा टाइगर रिजर्व का ही ये बफर जोन आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये सर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गो थ्रू कर रही है। बिल्कुल, तो ब्रह्मपुत्र नदी के सदर्न साइड के ऊपर ही आपको लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है, राइट। लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर का इसका सेंचुरी आपको पूरा एरिया देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ आपको ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस भी इसके नीचे यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, जैसे इसी लाखोवा के पास में, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आपको वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, रोमारी, दोंडोवा, मुआमरी। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको अच्छी खासी फिशेस की आपको पॉपुलेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कुछ बहुत सारे माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट पता क्या हुआ कि इस बार पता पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्मू है ना, SMEW, ये दरअसल में पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। सर इसमें इतनी खास बात क्या है? देखो ये ना नॉर्मली आपको यूरेशिया में देखने को मिलती है, वहां पे ब्रीडिंग करती है, पर सर्दियों के समय वो साउथवर्ड मूव करती है। अब साउथवर्ड मूव करते करते ये यहाँ पहुंच गई लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक। और एक्चुअली स्पेशल बात यहाँ पे पता क्या है? स्पेशल बात आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि अगर ये लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिख रही है ना, इसका क्लियर मतलब ये है कि लाखोवा के अंदर बायोडाइवर्सिटी काफी शानदार है। क्यों? क्योंकि जो स्म्यू है ना, इसको दरअसल में फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, लेक्स, स्लो मूविंग वाटर बॉडीज ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, अच्छी वेटलैंड कंडीशन होगी, वहाँ पर इसको आप यहाँ पे डेफिनेटली पाओगे। तो अगर आज के समय लाखोवा में देखने को मिल रही है तो दैट मीन्स व्हाट, कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो एक प्रकार का ये डाइविंग वाटर बर्ड है जो कि छोटी फिशेस के ऊपर, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर और छोटे छोटे आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर यहाँ पे ये अपना फीड करती है, राइट। तो ये कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड स्म्यू की मैं बात करूं तो पहली बार रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं ना तो बंगाल फ्लोरिकन, जो कि अपने आप में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है जो लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो एक प्रकार की यहाँ पे वेटलैंड हेल्थ अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था COP17 और UNCCD यानी कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो बिल्कुल ये उलान बटार आपका मंगोलिया के अंदर ही है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मिशन समृद्ध गांव की बात करें तो यस, इसका पर्पस यही है कि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना 9 डिग्री चैनल की, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पॉइंट पता क्या होता है? 9 डिग्री चैनल जो है ना, वो दरअसल में मिनी क्वाय को सेपरेट करता है, जो आपका मेन आपका लक्षद्वीप ग्रुप है। पर अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात करूँ ना, उस वो दरअसल मिनी क्वाय को मालदीव से यहाँ पे सेपरेट करता है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है अपने आप में गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 9 डिग्री नहीं, ये 8 डिग्री चैनल होगा। 9 डिग्री तो मिनी क्वाय और मेन लक्षद्वीप ग्रुप को यहाँ पे सेपरेट करता है। तो ये कुछ बातें आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।